मेरा गिला इन लोगों से, इन जालिम सोसाइटी से, जो क्रूएलिटी उसके साथ हुई है, जो मतलब जो इल्ज़ामात लगाए हैं उन पर, वो ऐसा इंसान नहीं था। बहुत खामोश इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था, तसव्वुफ़ पसंद था। ये उनके वर्ड्स है, ये उनका रूम है। कभी भी किसी के साथ ज़्यादा बात ही नहीं करता था। कहता था कि मतलब कि किसी के पीछे बातें करना, ग़ीबत करना, ये छोटे छोटे लोगों का काम है। लेकिन मैं उनके बारे में ये कहूँगी कि उनका तो किसी के साथ ऐसा ज़ाती मसला भी नहीं था, बल्कि वो हमेशा इंसानियत का दर्स देते थे। हमें भी कहते थे, लास्ट टाइम भी मुझे बताया था कि अपने पेरेंट्स की फरमाबरदारी करो। जो बात भी करता था तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले देता था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिलीवर था, बस यही कहता था कि मेरे अंदर फ़कीरी है। और वो एक मलंग इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। एंड वी फील फॉर हिम कि उसके साथ जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। किसी भी इंसान के साथ इतना जुल्म करना, ये इस्लाम हमें इसका दर्स नहीं देता। इस्लाम अमन और सलामती का मज़हब है, और वो किसी इंसान पर इतनी तशद्दुद, इतनी ब्रुटैलिटी और सफाकी का इजाज़त हमें नहीं देता। ये हैं सबा, जो कि मिशाल खान जो मर्दान में नाहक मारे गए, उनकी बहन, और वो नोहा पढ़ रही थी ज़ाहिर है अपने भाई की नाहक मौत का, और साथ साथ हम लोगों को रिमाइंड करा रही थी कि इस्लाम की असल रूह क्या होती है। गो के नुकसान उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन गुज़िश्ता 2 रोज़ से ज़रा जी स्वाबी में लोगों ने बड़ी तादाद में निकलना शुरू किया प्रोटेस्ट के लिए, जिस जनाजे में 15-20 लोगों से ज़्यादा कोई नहीं थे, और जहाँ के मौलवी ने वो जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया, जहाँ के कब्रिस्तान वालों ने मिशाल को वहाँ दफनाने से इनकार कर दिया। आज उसी स्वाबी में लोग बाहर निकले हैं और आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मर्द हज़रात भी निकले हैं और ख़वातीन भी निकली हैं, और ये स्वाबी जैसी जगह के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ पूरे मुल्क में भी मुजाहरे हुए हैं। बेशक कराची प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब, इस्लामाबाद प्रेस क्लब, इन चीज़ों की चलें, ये तो होता रहता है, ये करते रहते हैं। बहुत एक बड़ी बात है कि वहाँ के मुकामी लोग निकले हैं, और इनमें एक शख्स है, मैं उनको हीरो कहूँगा, और वो है शरीन यार यूसुफज़ई साहब, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जब उन्होंने सुना कि मौलवी ने इनकार कर दिया है नमाज जनाजा पढ़ने से, तो वो खुद सामने आए और अपनी बंदूक निकाली और वहाँ पे चैलेंज किया कि भाई ये जनाजा होगा, कोई नहीं इसको रोक सकता। उस एक शख्स के खड़े होने की वजह से फिर सारे लोग साथ थे। और यही एक, अगर हम अब बहुत अंधेरा है, मान लिया अंधेरी रात है, लेकिन अगर हम एक रोशनी की किरण ढूंढे तो आप इस जैसे लोगों में आपको मिलेगी कि एक बंदा खड़ा होता है ना, एक इंसान आवाज़ बुलंद करता है, तो देखते हैं उसके पीछे लोग खड़े होते हैं, क्योंकि खौफ की फिजा अगर तोड़नी है तो ऐसी ही तोड़ी जा सकती है। और हम हमेशा माशरे की बेहिसी की भी बात करते हैं कि लोग बाहर नहीं निकलते किसी भी बात पर, लेकिन ये इस नागानी मौत ने, इस नाहक मौत ने पूरे माशरे को, लोगों को जिस तरह झंझोड़ा है, तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ तो बुलंद हुई है और अक्रॉस द कंट्री हुई है। बिल्कुल। और लोग ये बात कर रहे हैं, ऐसे लोग जो कि दीनी भी हैं, ऐसे लोग जो कि प्रोग्रेसिव भी हैं, ऐसे लोग जो कि न्यूट्रल भी हैं, सब यही बात कर रहे हैं कि मिशाल खान की जो मौत है, इसका बदला ज़रूर लिया जाना चाहिए उन तमाम स्टूडेंट्स से, उन तमाम यूनिवर्सिटी वालों से कि जिन्होंने ये बेईमाना काम किया और जिन्होंने एक मकसद के लिए उसको ट्रैप किया और उसको मारा। अब हाँ, नहीं प्लीज़ आप बताएं। मैं थोड़ा सा मायूस हूँ अपने सियासी रहनुमाओं की जानिब से। कोई नई बात नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि शायद जिस तरह हमारे दिल झंझोड़े हैं, तो उसी तरह इस वाक़े ने उनके दिल भी झंझोड़े होंगे। कुछ ट्वीट्स और बयानात आए थे। इमरान खान साहब जो कि PTI के सरबराह हैं, उनकी हुकूमत भी है, कि पहली ट्वीट उनकी अगले रोज़ आई, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सारी रात सो नहीं सके और इस तरह का जंगल का कानून जो है चल नहीं सकेगा, लेकिन बात बयानात से आगे जानी चाहिए। उनको इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि इस दफ़ा कोई भी जो इनमें से कल्प्रिट है वो बच नहीं सकेगा, वरना इमरान खान साहब को भी इसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे जो हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी एक बयान दिया जो कि हाँ, उन्होंने कहा कि वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेजते एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कि वो कफन में
या ताबूत में वापस आएं। और उन्होंने कहा कि नेशन शुड स्टैंड यूनाइटेड, यानी आवाम सारी कौम जो है मुत्तहिद हो जाए इस जुर्म के ख़िलाफ़ और माशरे में रवादारी को फ़रोग़ दे। ठीक है जनाब। उसके बाद इनके ऊपर भी एक तरह से गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया गया था, अगर आपको याद हो। एक टॉक शो में मेरे ख्याल है शायद ARY पे। जी हाँ, वो तो खैर मीडिया तो आपको पता है, वो भी हुआ था। गद्दारी की तमगे बांटना या वो करना, वो तो सारा वो तो करते हैं। उसकी मिसालें भी हमारे पास मौजूद हैं, वो भी हम देंगे। अच्छा, फिर बिलावल भुट्टो साहब आज उन्होंने उस वक्त भी बयान दिया कि उन्हें ग्रेव कंसर्न है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बड़ी सियासी जमातें, ANP के कुछ वफूद भी गए। मुझे दुख इस बात का है कि किसी सियासी जमात का सरबराह जो है वो मिशाल के घर नहीं गया, ना उसने जुर्रत की कम अज़ कम उस दिन, जबकि वाज़ेह था, ये चीज़ सरफेस पे थी कि अगर हम जैसे कम फहम लोग ये समझ सकते हैं कि इस मामले में गड़बड़ हुई है और शाम तक खासी स्टोरी क्लियर हो गई थी, किसी को जाना चाहिए था, लेकिन उसके जनाजे में कोई नहीं गया। जब सब ने देख लिया कि अब चीज़ें सामने आ गई हैं तो हर कोई क्रेडिट लेने के लिए सामने आ गया कि जनाब ये मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, मैं ऐसा नहीं होना चाहिए और ये हो जाएगा और अवाम जो है वो मुत्तहिद हो जाए। बिल्कुल सबको जान प्यारी, क्योंकि अवाम की जाने तो बड़ी कीमती है। एग्जैक्टली, अवाम तो कीड़े मकोड़े हैं ना, किसी भी तरीके से वो हो सकते। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारी जो मजहबी सियासी जमातें हैं वो हमारी उम्मीदों पर हमेशा की तरह इस बार भी पूरी उतरी। सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी के सरबराह हैं और वो वहाँ पर जो है KP हुकूमत में आपको पता है LI भी है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कोई तकलीफ़ नहीं की। उन्हें ट्विटर पे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि एर्दोआन साहब जो हैं टर्की के, उन्हें बहुत पावर्स मिल गई हैं, तो उन्होंने मुबारकबाद के भी मैसेजेस भेजे हैं। उन्होंने कोई ऐसा उसमें बयान ही नहीं दिया। उंगली काट कर भी शहीदों में शामिल नहीं। हाँ वो नहीं। इतनी भी फजलुर रहमान साहब, मौलाना साहब, आपको पता है हमेशा कहते हैं कि सियासी तौर पर बड़े उनके जो है अबूर है और बड़ी नपी तुली बात भी करते हैं, लेकिन इस पर कुछ नहीं है। इस्लामी आइडियोलॉजी काउंसिल आपको पता है जो DNA पे इतराज़ कर सकती है कि DNA जो है एविडेंस कैसे हो सकता है, विमेंस प्रोटेक्शन बिल पर कितने इतराज़ात पे, हाँ कि यार ये कैसे हो सकता है, उनकी तरफ से भी कुछ नहीं आया। आज दोनों इमाम काबा की तरफ से कुछ आया, वो ही सुनकर कुछ शर्म कर लें तो शायद यही बेहतर होगा। हमारी बातें हम तो छोड़े ना सर, हम कौन है। आज नेशनल असेंबली और सेनेट का इजलास भी हुआ, उसमें भी ख्याल था कि कम अज़ कम वाइड स्प्रेड कंडेमिनेशन तो होगी अगर रेजोल्यूशन ना पास हुई तो। बहरहाल असेंबली में खुर्शीद शाह बोले, शीरी मज़ारी बोली, एक दो बातें हुई। सेनेट में फ़रहतुल्लाह बाबर हस्ब मामूल वो गए भी थे वहाँ पर, उन्होंने फैमिली से कंडोलेंस भी की और जाकर के बात भी की, वो भी बोले। मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ सर। उसके बाद जो है जब एक दो जगह से आया कि ब्लास्फेमी का जो कानून है उसमें ये ज़रूर डाला जाए कि जो गलत इल्ज़ाम लगाता है उसके ऊपर भी इक्वल पनिशमेंट लागू की जाए। और इमाम काबा ने भी तकरीबन यही बात की है, और ये मुझे बार बार करनी पड़ रही है क्योंकि अब अनफॉर्चुनेटली, और ये मैं नहीं कह रहा कि ये कोई मतलब इसमें कोई मैलिशियस इंटेंट है, लेकिन बहुत सारी जो कवरेज हो रही है वो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो साबित करना चाह रहे हैं कि नहीं मशल खान वाकई एक बहुत अच्छे मुसलमान थे। जैसे कि अगर नहीं होते तो फिर तो कोई मसला नहीं था ना सर, फिर तो कत्ल कर दो, फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो वाजिबुल कत्ल है। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है, लेकिन दे हैव गुड इंटेंशंस, मैं मानता हूं कि उनकी इंटेंशंस। उसके बाद हमारे जो वजीर मजहबी अमूर हैं बलीगुर रहमान साहब, हाँ स्टेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बहस को समेटते हुए कहा जी वाकई बिल्कुल गलत हुआ और जो टॉलरेंस होनी चाहिए और ये होना चाहिए वो होना चाहिए, उस बात को पी गए कि भाई ब्लास्फेमी लॉ के अंदर क्या किसी किस्म का कुछ ये हम शिक ऐड कर सकते हैं कि किसी तरीके से भी जो गलत इल्ज़ाम लगाता है उसकी कहीं से पकड़ हो सके, तो उन्होंने उस बारे में कोई बात नहीं की। तो पॉलिटिकल हॉट पोटैटो को कौन हाथ लगाए? नहीं, लेकिन पॉलिटिकल हॉट पोटैटो यार अब तो एक चीज़ ज़रा बिल्कुल सामने आ चुकी है ना, बिल्कुल ऑन द सरफेस ऑफ इट है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अगर आपने सुनना ही है ना तो IG जो खैबर पख्तूनख्वा है ना उनके मुंह से ही सुन लें कि आज उन्होंने कहा है। पिछले 3 दिनों में मर्दान पुलिस की JIT टीम ने 22 कातिल गिरफ्तार कर लिए हैं। मशाल, अब्दुल्ला और जुबैर पर जो इल्ज़ामात थे
उन इल्ज़ामात की रोशनी में हमें ऐसा कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर तफ्तीश या अदालती कार्रवाई हो सके, इसलिए कि सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एडिटेड वीडियोस या तस्वीरें मैनिपुलेशन होती है। उसके लिए हमको एक्सपोर्ट ओपिनियन चाहिए होगा। ये थे आईजी खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने कहा कोई सबूत नहीं मिला और बल्कि मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है उसके बाद सोशल मीडिया पे ये साबित करने के लिए कि भाई कहीं ना कहीं किसी तरीके से उनके बारे में। अच्छा, ये कोशिशें तो काफ़ी वक्त से जारी हैं और इनफैक्ट मैं ये भी पढ़ रहा था कि FIA इनकी ट्विटर, फेसबुक अकाउंट या सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की एंड आई कोट फोरेंसिक ऑडिट करेगी। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल फोरेंसिक ऑडिट करनी चाहिए, लेकिन कुछ और फेसबुक अकाउंट्स भी हैं जिनकी भी फोरेंसिक ऑडिट लाजमी है। मेरा इशारा इस फेसबुक पेज की तरफ है जो एकदम मशाल खान के कत्ल के बाद बनाया गया और उसके थ्रू फेक स्टेटमेंट्स अपलोड की गई जो गुस्ताखाना थी, जो ब्लास्फेमस हैं। ये जो अकाउंट्स हैं ये भी उन सहूलतकारों में शामिल होने चाहिए, ये भी अकाउंट्स उन सहूलतकारों में शामिल होने चाहिए, बिल्कुल जैसे कि उन स्टूडेंट्स जिन्होंने इनको कत्ल किया और जिन्होंने उन स्टूडेंट्स को उकसाया, उन सबको इसी फहरिस्त में शामिल कर देना चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं ज़रा, उसके बाद बात करेंगे क्योंकि मीडिया में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें आई जिन्हें हमें एक्सपोज करना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। बात हो रही थी फोरेंसिक ऑडिट की, तो आपको दिखा देते हैं फेसबुक का पेज जो हमको पिछले सेगमेंट में दिखाना चाह रहे थे। इस पर गुस्ताखाना मवाद बाकायदा अपलोड किया जा रहा है मशाल खान के नाम से, लेकिन जिन्होंने ये किया है उनको शायद ये नहीं पता कि फेसबुक पर बाकायदा टाइम स्टैम्प्स भी होते हैं, तो जाहिर है कि वो मौत के बाद तो ये अपलोड नहीं कर रहा। और जो इस पर चीज़ें लिखी गई हैं हम तो आपको एक दो ही दिखा रही हैं, लेकिन इंतहाई ही कंडेमेबल है और बिल्कुल ही ब्लास्फेमस है। तो और कुछ नहीं, झूठे इल्ज़ाम को छोड़ दे। जो लोग ये कर रहे हैं, आई एम श्योर हमारी FIA के पास इतनी टेक्नोलॉजी है और चौधरी निसार, आई एम श्योर इस पर IT डिपार्टमेंट, आई एम श्योर चौधरी निसार इस पर काफ़ी स्पेशल स्विंग लेंगे। इनको ट्रैक करें और पता करें कि ये कौन कर रहे हैं। अच्छा, अब ये तो सोशल मीडिया की बात है, ठीक है, थोड़ी मेन स्ट्रीम वो कैसे पीछे रह जाए, वो तो कैसे, वो तो आगे होती है, मेन स्ट्रीम तो हमेशा आगे ही होगी ना। तो मशाल खान के कत्ल के एक दिन बाद डेली उम्मत की हेडलाइन क्या थी वो भी आपको जरा दिखा देते हैं। उसमें लिखा हुआ है, मशाल खान खुद को मुल्हिद कहलाने पर फख्र महसूस किया करता था। ये है उनकी हेडलाइन, कंप्लीट कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ अ मर्डर्ड पर्सन, मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं आप ना। नहीं, ये भी और ये देखे ना, MKM का कम्युनिस्ट कारकुन बाद शरई मामलात और दो कौमी नज़रियात पर भी तनकीद करता रहा। वक़ूए के रोज़ क्लास में इस्लाम से मुताल्लिक़ नाजेबा बातें की थी, मुश्ताइल तलबा के मुतालबे पर आयात पढ़ने से इनकार कर दिया। कत्ल पर बैरून मुल्क फ़रार गुस्ताख ब्लॉगर्स ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। इशू पर ANP दो हिस्सों में तकसीम हो गई। मतलब बात है, क्या बात है। और ये वही उम्मत है जो उसामा बिन लादेन के जो फरमूदात थे वो भी अपने जो फ्रंट पेज के ऊपर छापते थे कि जनाब अल्लामा उसामा बिन लादेन साहब करते हैं ना। बिल्कुल, और क्या, तो ज़्यादा दूर नहीं है वो सहूलत। जो ये जहर है जो इस उम्मत के नाम पे इस माशरे में, और जुम्मे मुबारक को ये छापा है, और क्या, जुम्मे मुबारक को, बिल्कुल कोई शर्म नहीं है, बिकॉज जहर फैलाना है ना। आपको जिस तरह टीवी चैनल्स पे कुछ एंकर्स रेटिंग के लिए जहर फैलाने से बाज नहीं आते, उसी तरह ये भी सर्कुलेशन रेटिंग्स, बात तो एक ही है ना, गेम तो एक ही है। अच्छा, डेली वसाफ भी पीछे नहीं है। अच्छा, वो डेली वसाफ भी पीछे नहीं है, उनका भी जरा सुन लें कि बाप ने घर से आंख क्यों किया था। क्या मशाल खान खुद को खुदा कहता था? ऐसी बात है यार, ये छोड़ दो। 2 दिन बाद, इस वक़ूए के 2 दिन बाद जब चीज़ें सामने आ गई तो इन्होंने एक पोस्ट लगाई और साथ में, क्या मशाल खान कादियानी था?
उसके कमरे से क्या क्या बरामद हुआ आप यकीन नहीं करेंगे। देखकर आप यकीन नहीं करें, बिल्कुल यकीन तो नहीं आ रहा। हाँ, देखकर। अच्छा, उस पे क्योंकि कार्ल मार्क्स और चे गुवेरा की तस्वीरें लगी हुई थी, इन्होंने अपनी तौर पे अज्यूम कर लिया कि ये कादियानी भी है। हाँ। और उसके कमरे से क्या क्या बरामद हो रहा है। कार्ल मार्क्स मतलब, बहुत मशहूर कादियानी, बिल्कुल, और क्या। बहुत तो मतलब ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल है कि इस तरह, क्योंकि एक ठीक चले किस चीज़ को रोएं। एक ब्रेक लेते हैं न्यूज़ अपडेट्स के लिए। जब वापस आएंगे तो उसके बाद बात करेंगे कि इन्वेस्टिगेशंस इस केस की जो हुई हैं उसमें अब तक क्या सामने आया है। मशअल खान के नाहक मौत की तफ्तीश जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। पहला आज स्टेटमेंट जो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया गया वो मशअल खान के दोस्त अब्दुल्ला ने रिकॉर्ड करवाया, और अगर वो स्टेटमेंट पढ़ा जाए तो वो ये कहते हैं कि मशअल खान बहुत एक ब्राइट स्टूडेंट थे, टॉपर थे क्लास के, और उन्हें जो है, और वो एक रासिकुल अक़ीदा मुसलमान भी थे। ये कहा, उन्होंने कहा कि मुझे जो है एक कॉल आई 13 तारीख को, जब ये जिस रोज़े वाक़या हुआ है, और मुझे मुदस्सिर बशीर जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं इस जर्नलिज़म क्लास के, और उन्होंने ये कहा कि जी आपने और मशअल खान ने जो है तौहीन मज़हब की है, और उन्होंने कहा कि अगर मैं आप लोग जो है सीधे रास्ते से भटक रहे हैं। और उसके बाद जब मैंने उस बात से इनकार किया तो उन्होंने कहा कि आप कलमा सुनाएं, तो मैंने उनको कलमा सुनाया, बल्कि उसकी ट्रांसलेशन भी सुनाई उर्दू में और पश्तो में। उन्होंने कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दिया, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप जो है गवाही देंगे मशअल खान के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा मैंने रिफ्यूज़ किया तो मुझे उन्होंने बाथरूम में बंद कर दिया ले जा कर के फोर्सफुली, और वो भी चेयरमैन ऑफिस के बाथरूम में। उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो टीचर्स हैं इदरीस साहब, फ़ारूक साहब और ज़ियाउल्लाह, उन्होंने मुझे वहाँ से बचाया ताकि वो जो मॉब है, जो स्टूडेंट्स थे, वो मुझे ना वो करें। उसके बाद मुझे जो है जूनियर क्लर्क के दफ्तर में ले जाया गया। उन्होंने कहा उसके बाद उन्होंने वहाँ से वो मॉब गया है, और वहाँ जाकर के उन्होंने जो कुछ किया और जिस तरह मारा मशअल खान को, उसकी वीडियोस सामने आ चुकी हैं। अच्छा, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि फिर एक बयान आया है। इसमें एक और बात भी है, मैं बस एक बात का इजाफा करूँ, फिर प्लीज़ कंटिन्यू। अब्दुल्ला साहब ने ये भी कहा है कि इससे पहले यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया मशअल खान के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि वो उनकी जो लूप होल्स और उनके जो कार्य करतूत हैं उनकी निशानदेही उनकी मैं यहीं पे ही आ रहा था। कि एक स्टूडेंट जो है वजाहत, उन्हें उनका भी आज बयान रिकॉर्ड कराया गया, और उन्होंने कहा कि जनाब जब मुदस्सिर, उन्होंने भी मुदस्सिर बशीर, ये जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी रूम में आ जाओ, चेयरमैन ऑफिस में, वहाँ मीटिंग कर रहे हैं। और उन्होंने कहा मैं चेयरमैन ऑफिस गया तो 15 से 20 लोग थे, जहाँ पर टीचर्स भी मौजूद थे और इंतज़ामिया भी थी, सारे लोग वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा हम लोग बात कर रहे थे, और कि जनाब उन्होंने कहा कि हमने सबक सिखाना है मशअल खान को, और उस पर ऐसे इल्ज़ामात लगाने हैं ब्लास्फेमी के। और उन्होंने कहा अभी ये बात हो ही रही थी कि वहाँ पर जो है जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उनके, वो वहाँ एकदम बार्जिन उन्होंने किया। उनका नाम है बिलाल बख्श। उन्होंने आते ही ये कहा कि मैं जो भी मशअल की हिमायत करेगा उसके साथ आह्नी हाथों से निपटा जाएगा, और देन उन्होंने कहा, और उसके जो भी कॉमरेड्स हैं उनके साथ भी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो ख़ुद मशअल को कत्ल करेंगे। ये बात मीटिंग में हुई है, टेस्टिमनी है, 164 का बयान है। ये मुहिबुर रहमान जुडिशल मैजिस्ट्रेट 1 मर्दान के सामने उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि हियरिंग दिस, जो तमाम लोग थे वो बाहर निकले, वायलेंट मॉब हो गया, और स्टूडेंट्स भी सारे चल पड़े, और फिर जो कुछ हुआ उसकी वीडियोस हमने देखी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की लायबिलिटी थी, जिसके बारे में आईजी ने भी इशारा किया, उन्होंने कहा कि पुलिस को इन्फॉर्म बहुत लेट किया गया। पहले उन्होंने ये एक्शन लिया, गो के थोड़ी सी पुलिस वहाँ मौजूद थी, जो कि हमने वीडियोस में भी देखी है, लेकिन दैट वाज़न्ट इनफ, क्योंकि जब इतना सैकड़ों का या हज़ारों का मॉब होगा तो कंट्रोलेबल नहीं था, जिसकी तरफ आईजी ने भी इशारा किया। और उन्होंने
ये कहा कि जनाब मैं बयान दूं ब्लास्फेमी का उसकी मौत के बाद। और आपको याद होगा कि एक नोटिफिकेशन इशू हुआ मशाल खान की मौत के बाद, जिसमें कहा गया कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जो है वो इन एलिगेशंस की तफ्तीश कर रही है। जब उस पर शोर उठा कि भाई आपने मार तो दिया उसको, हाँ, उसके बाद क्या इन्वेस्टिगेशन करोगे? तो ये हालात हैं। जी अब देखिए, ये जो है वजाहतुल्लाह जाहिर है कि अपने आप को भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि जी बिल्कुल मेरी गलती है, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की भी गलती है। उन्होंने एक लेक्चर ज़ियाउल्लाह का हमदर्द का भी नाम लिया है कि वो भी उस में मौजूद थे। अभी मैं थोड़ी देर पहले शाजिब खानज़ादा साहब का शो देख रहा था और इस पॉइंट पे आई मीन आई हैव टू सैल्यूट, बहुत ही बेहतरीन कवरेज की है ऑफ दिस होल इंसिडेंट उन्हें और उनकी पूरी टीम ने। वहाँ पर भी ज़ियाउल्लाह हमदर्द से बात हुई थी और वो ये कह रहे थे कि जी मैं 3 दिनों में नहीं सोया, पता नहीं सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा कि मुझे धमकियां आ रही हैं। अब देखें, मजम्मत हो गई, बयानात आ गए, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, लेकिन ये फिल्म बहुत दफा देखी है बिल्कुल, और इस फिल्म की एंडिंग भी हमें पता है। कसूर में भी यही हुआ था, हर जगह यही होता है। राधा कृष्ण में, जोसेफ कॉलोनी में मतलब लिस्ट में बनाता रहूं तो 2 घंटे निकल जाएंगे। होता क्या है कि एक दफा जब स्पॉटलाइट हट जाती है, जब हम किसी नए ट्रक की बत्ती के पीछे चले जाते हैं, जब सियासतदानों को कोई नया, जैसे कहा अभी 2-4 रोज में पनामा आ जाएगा, 2-4 रोज में पनामा सब भूल जाएंगे, उस वक्त का इंतजार करें, क्योंकि उस वक्त क्या होगा कि गवाहों पर दबाव डाला जाएगा, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स होंगी, कॉम्प्रोमाइजेस होंगी, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। ये जो सिचुएशन है, ये उस वक्त तक ये केस क्लोज नहीं होगा जब तक इनके कातिल और इनके सहूलतकारों को के गलों में फंदा ना हो, बिल्कुल उनकी गर्दनें टूटे ना और उनकी आंखों की रोशनी बुझे ना, उस वक्त तक ही नहीं होगा। जैसे मिशाल को नाहक कत्ल किया गया, उसका बदला बहरहाल लेना होगा और ये रियासत की जिम्मेदारी है। उसके लिए रियासत, हुकूमत और ये सियासी जमातें जो कि मुज़म्मती बयान समझ के ये समझ रही हैं कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, इनको इस पर बात करनी होगी। और हमें भी कोई ना कोई फ़र्ज़ अदा कर लिया, हमने अपना फ़र्ज़ नहीं अदा किया। बिल्कुल, चलें, ये है। बहरहाल हम अपडेट करते रहेंगे इस केस का जो भी फॉलोअप होता है। फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और बात करेंगे नौरीन लगारी की, हैदराबाद की वो स्टूडेंट जिनको एक रेड के दौरान लाहौर से बाजियाब कराया गया और ख़ासी खौफनाक किस्म की वहाँ से डिटेल सामने आई हैं। इस ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं। मेरा नाम नौरीन है और मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे फादर का नाम अब्दुल जब्बार है, जो कि सिंध यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। मैं खुद जो है वो लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी की 2nd ईयर की MBBS की तालिबा हूँ। इस बात से मैं वाज़े करती चलूँ कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से लाहौर के लिए रवाना हुई थी। अली की शुरू से ही दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मनसूबाबंदी थी, जैसे कि खुदकुश हमला करना और जो है इंटेलिजेंस एहलकारों को अगवा करना। उसके साथ अबू फौजी नाम का लड़का था, उसके साथ इन कार्रवाइयों में मुलविस था। इन कार्रवाइयों के लिए 1 अप्रैल को तंजीम ने ही सामान मुहैया किया था और इस सामान में 2 जैकेट्स और 4 हैंड ग्रेनेड्स और कुछ गोलियां थी। इन जैकेट्स का इस्तेमाल जो यूज़ था वो ईस्टर के दिन किसी चर्च में करना था, बतौर खुदकुश मुझे इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन उससे कबल पहले ही 14 अप्रैल की रात को ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारे घर पर रेड की। सुनिए आपने नौरीन लगारी साहिबा के बयान को। कुछ माह पहले इनका नाम पहले आया था मीडिया में। कुछ स्कैटर्ड रिपोर्ट्स थी कि इनके वालिद साहब प्रोफेसर हैं जी, और उन्होंने ये कहा था कि उनकी बेटी लापता हो गई पहले लापता होने की खबर आई थी। फिर एक खबर आई थी कि नौरीन ने एक पैगाम भेजा अपनी फैमिली को कि मैं खिलाफत की सरजमीन पर आ गई हूँ, जिससे उनका मतलब था दाइश की जो रियासत है शाम में। और
फिर लाहौर में एक छापे के दौरान इनको गिरफ्तार किया गया। ये भी रिपोर्ट्स हैं कि इन्होंने फायरिंग भी की पुलिस पर और इनको गिरफ्तार किया गया। अच्छा, वाइस चांसलर जो हैं लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज के नौशाद शेख, उनकी गुफ्तगू हुई डॉन न्यूज़ से और उनका कहना था कि कुछ वक्त से नौरीन की दोस्ती हो गई थी एक लड़के से सोशल मीडिया पे, और वो ये लड़के अली तारिक हैं जिनसे बाद फिर इनकी शादी हुई और उसने इनको रेडिकलाइज किया। अब बहुत लोग इस पर भी ये बात कर रहे हैं कि जी वो यूनिवर्सिटी में रेडिकलाइज हुई होगी। नहीं, ये लाजमी नहीं है, क्योंकि अगर आप दैश का रिकॉर्ड देखें, जो नॉर्मल जो यूजुअल जो दहशतगर्द तंजीमें होती हैं वो मर्दों को टारगेट करती हैं एज अटैकर्स। दैश में एक डिफरेंस ये है कि वो इक्वली फीमेल्स को रिक्रूट करती हैं। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो क्योंकि दैश एक बाकायदा रियासत कायम करने की कोशिश कर रही थी, जो अब तकरीबन तबाही हो गई है, तबाही के नज़दीक है। वहाँ रियासत आप कायम नहीं कर सकते विदाउट विमेन, विदाउट मदर्स, विदाउट वाइव्स। बहुत एग्जाम्पल्स हैं इस तरह की। यूके से मेरा ख्याल है तकरीबन 60 खवातीन और लड़कियां गई हैं टू जॉइन दैश, जिनमें अदीज़ा सुल्ताना, अमीरा अब्बासी, शमीमा बेगम जो 16 साल, 17 साल, 18 साल, और ये सब रिक्रूट होती हैं। बाद में डिटेल्स भी आई कि वहाँ पर ही एक खातून थी जो इन्हें रिक्रूट करती थी, लेकिन जिनका नाम अगर मुझे सही तरह याद हो, अक्सा महमूद, स्कॉटलैंड की थी, ग्लासगो की थी, जो दैश जिन्होंने दैश को ज्वाइन किया और जो प्राइम रिक्रूटर बन गई थी इन खवातीन की, इस किस्म की खवातीन को टारगेट करती थी। अच्छा, टारगेट भी कैसे करते हैं और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बात बताता हूँ कि जो खदीजा सुल्तान, अमीरा अब्बासी, शमीमा बेगम गई तो थी बड़ी ख्वाब देख के ना कि जी पता नहीं वहाँ पे क्या एक हेवन ऑन अर्थ होगी, एक यूटोपिया होगा। जब असलियत पता लगी तो इन लोगों ने भागने की कोशिश भी की। एक इनमें से एक एयर स्ट्राइक में भी मारी गई। एक और खातून थी, एक ऑस्ट्रिया की एक लड़की थी, सामरा केसिनोविच, जिन्होंने इनको इंस्पायर किया, उसने भी भागने की कोशिश की और कत्ल कर दी गई कि तुम कौन होती हो खिलाफत से भागने वाली। अंजाम ये होता है, अंजाम यही होता है। बहुत जरूरी है कि जरा व्यूअर्स को पता लगे कि कैसे सोशल मीडिया पे ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हैं। मिया ब्लूम जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, उन्होंने किताब भी लिखी है विमेन एंड टेररिज्म। वो इस टेक्निक को लव बॉम्बिंग कहती हैं। वो कैसे ऑपरेट करते हैं? दैश के सोशल मीडिया बहुत ही नंबर 1 है एक तरह से। होता क्या है कि अगर एक एज आती है जब आप कंफ्यूज होते हैं, आप एक शनाख्त की तलाश में होते हैं, तो अगर आपने कुछ ट्वीट की या आपने कुछ फेसबुक पे किया दैश के बारे में कि मैं जानना चाहती हूँ, एकदम बकौल मियां बलूम आपके 500 फॉलोअर बढ़ जाएंगे, आपके 500 फेसबुक फ्रेंड्स बढ़ जाएंगे, और वो बार बार आपको मैसेजेस करेंगे कि सिस्टर कम जॉइन अस, एवरीथिंग इज फाइन। फिर आपको तस्वीरें भी भेजेंगी, फिर आपको वहाँ की जो गुड लुकिंग जिहादी, ना मैं मेकअप नहीं कर रहा, दिस इज रियलिटी, गुड लुकिंग जिहादी की तस्वीरें भी भेजेगी कि ये देखिए कितने खुश हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये तो मगरबी प्रोपेगेंडा सब मगरबी प्रोपेगेंडा है, यहाँ पर तो बस अमन है और यही असल इस्लाम। फिर क्या होता है कि फिर वो आपको बताते हैं कि जी अच्छा अब ये फर्स्ट स्टेज है रिक्रूटमेंट का, ग्रूमिंग का। फिर वो आपको कहते हैं कि जी अब आप व्हाट्सएप या एक और मैसेजिंग ऐप है टेलीग्राम जो बहुत ही सिक्योर है, आप उसके थ्रू हमारे साथ कम्युनिकेट करें। तो अक्सर अपनी और आपको ये भी बताते हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर्स से कैसे छुप सकते हैं, इसको कैसे छुपा सकते हैं। तो ये इस तरह की इनकी रेडिकलाइजेशन होती है। ना कोई मदरसे पे जाने की जरूरत है, ना कोई आपकी जरूरत है कि आपका कोई कॉलीग हो या कोई आपका फेलो स्टूडेंट हो आपको रेडिकलाइज करने के। आपको सिर्फ एक कंप्यूटर और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और थोड़ी सी ना इनसिक्योरिटी भी। फिर रूट भी ये कि तुर्की आपको बुलाते हैं, वहां से बॉर्डर टाउन लेके जाते हैं, वहां पे इनके और हैंडलर्स मौजूद होते हैं, वहां से शाम लेके जाते हैं। अच्छा, अब DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी इस पर एक स्टेटमेंट दी है। इसमें उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि इनको डी रेडिकलाइज किया जाए। और अजीब एक बात है कि सोशल मीडिया पर मैं आज देख रहा था तो बहुत लोग कह रहे थे कि इनको एक सेकंड चांस देना चाहिए। ये कोई ब्रेन वॉश नहीं थी, ये कोई 14 साल का बच्चा नहीं है जिसको ड्रग का टीका लगाकर सुसाइड बॉम्बिंग बनाई है, इसने खुद ज्वाइन किया। अगर खुदा ना खास्ता ये कामयाब हो जाती और ईस्टर के रोज किसी चर्च में हमारे क्रिश्चियन भाइयों और बहनों का कत्ले आम करती तो हम क्या कह रहे होते? उस वक्त रियासत नाकाम हो गई है, नेशनल एक्शन प्लान फेल हो गया, सिक्योरिटी फेल हो गई है। इन जैसे लोगों के लिए क्या सेकंड चांसेस? इनको उतना ही सेकंड चांस मिलना चाहिए जितना आर्मी पब्लिक स्कूल में जो बच्चे शहीद हुए हैं उनको सेकंड चांस मिला था। मेरा तो यही मौक़िफ़ है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।